हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर 1 था रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसकी 1.1 एक्सरसाइज कर ली थी। वहाँ पे हमने रिलेशंस के टाइप देखे थे कि हम लोगों ने देखा था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशंस को हमने समझा था। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे को टाइप्स ऑफ फंक्शंस समझने हैं। देखो 11th क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन समझे थे। ठीक है, तो वो पहले एक बार थोड़ा सा आपको, जैसा हमारा नियम रहा है, जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, तो कुछ रिकॉल करा देता हूँ जो चीज़ें हमने बेसिक्स फंक्शंस के बारे में 11th में पढ़ी है। फंक्शंस के बारे में भी हमने पिछला वीडियो, लास्ट जो वीडियो देखा था उसमें हमने ये भी समझ लिया था कि फंक्शन इज़ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने 11th में कौन कौन से फंक्शंस के बारे में पढ़े थे। तो देखो आप लोगों को याद होगा, पढ़ा हुआ आप सब नहीं है। हमने 11th में देखे थे आइडेंटिटी फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शन याद आया आप लोगों को? इसके अलावा देखो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन याद है? उसके अलावा हम लोगों ने देखा था पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन। याद है आप लोगों को? रेशनल फंक्शन, ठीक है, उसके अलावा मॉड्यूलस फंक्शन देखा था, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे थे क्लास 11th में। ये कहां पे देखे थे अपन लोगों ने? क्लास 11th में। अब यहां पे हम देखेंगे मैपिंग के बेस पे, बेस्ड ऑन मैपिंग। क्लास 12th में हम लोग क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या? बेस्ड ऑन मैपिंग, बेस्ड ऑन मैपिंग। मैपिंग क्या होती है इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को वहां बताया था कि कुछ इस तरीके के फंक्शंस होते हैं A to B, तो इस तरीके से फंक्शंस को शो करना कि इसका रिलेशन इसके साथ, ये मैपिंग है। तो बेस्ड ऑन मैपिंग, इस मैपिंग के बेस पे हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है। ठीक है, किस किस के टाइप, कौन कौन से टाइप्स ऑफ फंक्शन हमको पढ़ने हैं। हमको पढ़ना है 1 इसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे ऑनटू, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं। और तीसरा यहां पर हम लोग पढ़ेंगे 1 ऑनटू, 1 एंड ऑनटू, दोनों होंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस यहां पे हमको समझने हैं। ठीक है, तो यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लो कि हमको यहां क्या पढ़ना है, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई? देखो ये चीज़ें सभी लोग अपने को नहीं बताते हैं कि हमने 11th में जो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे वो किस बेस पे पढ़े थे, और 12th में जो पढ़ रहे हैं हम लोग मैपिंग के बेस पे पढ़ रहे हैं। बस क्या होता है, डायरेक्टली टीचर्स क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि हाँ साहब यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़े हमने 11th में भी हैं, पढ़ हम 12th में भी रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शन। वहाँ पर अपने फंक्शंस के जो नॉर्मल टाइप्स होते हैं उनको समझाता है। यहाँ पर हम बेस्ड ऑन मैपिंग उन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखो 1 क्या होता है? देखो नाम से ही नजर आ रहा है 1 to 1। ओके, देखो मैपिंग हम लोगों ने थोड़ा सा समझा था, मैपिंग को और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारे पास में 2 एरियाज हमने बनाए, तो इसको देखो हम लोग कहते हैं डोमेन, ये आप लोगों को पता है। और ये होता है इसका कोडोमेन।
11th में हमने इन चीज़ों को भी समझा है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। क्लियर है? यहाँ पर हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अब यही प्रॉब्लम होती है कि कुछ बच्चे अगर 11th में उन्होंने ढंग से कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है तो उनके साथ 12th में भी प्रॉब्लम आती है। हम लोगों को लगता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि यार 11th अगर चलो मान लो छोड़ भी दी, अच्छे से नहीं भी पढ़ी, कोई फ़र्क नहीं, 12th में हम लोग जम के मेहनत कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। लेकिन कैसे, जब हमने 11th में बेस को ही क्लियर नहीं करा। अब यहाँ पर ये इन सब चीज़ों को गहराई से थोड़ी समझा जा सकता है, अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रयास ये करूँगा कि समझाने की पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने 11th को नहीं पढ़ा है तो जो आपका समय है उस समय में से थोड़ा समय निकाल के और 11th की चीज़ों को भी आप लोग समझो, तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसा टफ कुछ भी इसमें नहीं है। क्लियर है? तो इसको हम लोग कहते हैं डोमेन। अगर कोई हमारा फंक्शन ये a है और ये हमारे पास b है और फंक्शन a टू b में है, फंक्शन कहाँ है, f(x) a टू b में फंक्शन है, तो इस पार्ट को हम डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं। इसके जो एलिमेंट होंगे a के, मान लिया मैंने एलिमेंट a के हैं 1 2 3 4 एंड 5, b के एलिमेंट अपने पास में मान लो e f g h i। क्लियर हो गया? ये a के एलिमेंट है, ये b के एलिमेंट है। तो ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास डोमेन के एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट है। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई। और यहाँ पे ये जो हमारे पास इस 1, जैसे अगर मैंने कहा कि 1 का रिलेशन है e से, 2 का रिलेशन है g से, 4 का रिलेशन है i से, इस तरीके से, 3 का रिलेशन है f से और 5 का रिलेशन है मान लो h से। ठीक है? तो इस तरीके का फंक्शन एक और एलिमेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, देखो ताकि आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। i और ये मैंने यहाँ पे ले लिया एक और j, तो ये इसका इससे रिलेशन हो गया। तो देखो जो डोमेन है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर हैज़ एन सिंगल इमेज, नॉट 2 इमेजेस, सिंगल इमेज। ओके, तो इसके देखो हर एलिमेंट के लिए एक सिंगल इमेज है एंड यूनिक इमेज है, सेम नहीं है कोई सी भी। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन। ये डोमेन है, ये इसके एलिमेंट है, ये इस एलिमेंट का रिलेशन b में जिससे है उसको इसकी इमेज कह रहे हैं। 1 की इमेज है e, 2 की इमेज है z, 3 की इमेज है f, 4 की इमेज है i। ओके, अब यहाँ से कोई हमारे को ये पूछेगा कि फिर ये e के और 1 से जो रिलेशन है इसको क्या कहेंगे, e की प्री इमेज है 1। क्लियर हो गया? e की प्री इमेज है 1, f की प्री इमेज है 3 और h की प्री इमेज है 5। इस तरीके से इधर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसको उनकी प्री इमेज कहते हैं और इधर वाले एलिमेंट्स को इसकी इमेज कहते हैं और ये इनके एलिमेंट्स हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो 1 1 क्या हुआ हमारे पास में, क्लियर हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ a हैव यूनिक इमेज, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, 1 1 फंक्शन। सेकंड देखो ऑन टू, क्लियर हो गया? तो ये ऑन टू में क्या होने वाला है, देखो ये रहा a, ये हमारे पास में है b, a टू b में फंक्शन है हमारे पास f(x), यानी फंक्शन f(x) फ्रॉम a टू b। एंड इधर कुछ एलिमेंट मान लिया अपन ने, अब की बार यहाँ पे ले लिया 5 6 7 8 9 और यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले लिए a b एंड c। यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? अब देखो अभी कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर रहेंगी जो मैं आपको बताऊंगा। ये तो हमारे पास 1 1 फंक्शन हो गया, ये ऑन टू की बात है। और ये अपन ने डी भी ले लिया, ये मैं यहाँ से एक एलिमेंट हटा देता हूँ क्योंकि अगर मैं उसका किसी से रिलेशन नहीं लूँगा, चलो ये भी ले लेते हैं, 9 भी ले लिया मैंने। अब देखो 5 का रिलेशन किससे हो गया, 9 से। 6 का रिलेशन a से, 5 का रिलेशन हो गया a से, 6 का रिलेशन c से हो गया एंड 8 का रिलेशन b से हो गया और 7 का रिलेशन मैंने d से कर दिया। अब ऐसा हो सकता है क्या कि 9 का रिलेशन किसी c से हो जाए, या ऐसा हो सकता है क्या 8 पे से ही b आ जाए और 9 से भी b आ जाए। देखो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि जैसे मैंने एक फंक्शन रखा f(x) इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू आई, मान लो मेरे पास आ गई 2 रखने पर कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x, वहाँ पे x इज इक्वल टू 1 अगर मैंने रखा तो 2 आएगा, अगर मैंने यहाँ पर 2 रख दिया तो 4 आएगा ना। समझ में आई बात? ऐसा हो सकता है क्या कि 1 रखने पर 2 आ जाए और 1 रखने पर ही 3 आ जाए, 1 ही मैंने यहाँ पर पुट किया और अगेन 1 पुट किया तो यहाँ पे 3 आ जाए, यानी सेम ही नंबर। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि 8 से b भी मिल जाए मुझे और 8 से ही मुझे c भी मिल जाए,
ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा फंक्शन तो फंक्शन नहीं होता, ये तो हमको पता है, हम लोगों ने 11th में इस बात को सीख लिया। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 8 रखने पे भी बी आ जाए और मतलब 6 रखने पे भी सी आ गया और 9 का भी रिलेशन मेरा सी से हो गया। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो डोमेन, एक कोडोमेन है, कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ए में नहीं हो। तो हमको ऑन टू फंक्शन के लिए सिर्फ किसको देखना है, यहाँ पे हमारे को किसको फोकस करना था, डोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जिसका, यहाँ पे हमारे को फोकस किसको करना था, डोमेन को। और इसके अंदर हमको किसको फोकस करना है, कोडोमेन को। अगर हमारे को ऑन टू फंक्शन की बात करनी है तो हमारे को किसको फोकस करना है, कोडोमेन को। क्लियर हो गई बात। कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका रिलेशन वहां पे नहीं हो, जिसकी प्री इमेज वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती हो। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू। और थर्ड टाइप मैंने बताया, उसमें क्या था, 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 और ऑन टू। तो देखो क्या होने वाला है इसके अंदर भी, ए बी। अब देखो ये वाला जो, अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1 1 है क्या, ये 1, इसकी भी इमेज ये रही, इसकी इमेज ये भी है, इसकी भी इमेज ये है, 1 1 नहीं है। तो ऐसे केस में ये कैसा हो गया, ऑन टू तो हो गया लेकिन 1 1 नहीं है। इस केस में ये क्या हो गया, मैनी 1। ठीक है। और 1 1 ऑन टू की बात करें तो जैसे ये मेरे पास ए बी सी डी है और यहाँ पर 7 8 9 10 है। तो देखो इस तरीके का जो रिलेशन है, इस तरीके का जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर हो गया। और ये देखो हमारे पास कैसा है, मैनी 1। अगर वो 1 1 नहीं है, अगर कोई 1 1 नहीं है तो वो कैसा होगा, मैनी 1। यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, मैनी 1। क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास में 3 चीज़ें हो गई। 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, 1 1 ऑन टू क्या होता है, और मैनी 1 ऑन टू क्या होता है। ये ऑन टू भी है और ये मैनी 1 ऑन टू भी है। क्लियर हो गई। यही चीज़ें हमारे इस चैप्टर में काम में आने वाली है। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। चलो एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट करते हैं। 1.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर। देखो फंक्शन हमारे को गिवन है एफ, कहाँ ये, आर टू आर। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर एक छोटा सा स्टार लगा हुआ है, तो ये फंक्शन को ही डिनोट करते हैं इससे हम लोग कि ये भी एक टाइप का फंक्शन है जो आर मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर में ये फंक्शन है। आगे कह रहा है कि डिफाइंड बाय द एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। फंक्शन क्या गिवन है अपने को, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। तो प्रूव करना है ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू है। अब जो हमने बातें समझी, जो भी चीज़ें अभी देखी, उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आने वाली है। क्लियर है। तो अपन देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करें। मैपिंग के थ्रू आपको समझाता हूँ, फिर उसको कैसे अप्लाई करना है वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास में ये एक अपना ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। यहाँ से कोई एलिमेंट लेना है अपने को, ये भी कहीं में होना चाहिए आर में और ये भी कहीं में होगा आर में। फंक्शन तो अपना ए टू बी है, मैंने मान लिया किसमें, आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर है। और ये डोमेन ए है, कोडोमेन इसका बी है। और फंक्शन क्या है, मान लिया ये आर टू आर, आर स्टार टू आर स्टार इसको हम कह रहे हैं, या ए टू भी कहें। क्लियर है। अब रियल नंबर में हम लोगों को पता है, हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है। अगर किसी ने नंबर सिस्टम किसी को नहीं भी आता तो वो लोग पिछली जो क्लासेस हैं उनके वीडियोस आप लोग जब देखेंगे 10th के, 11th के, 9th के, 9th क्लास में सारा नंबर सिस्टम था और रियल नंबर्स को हमने 10th क्लास में भी समझा हुआ है। तो वहाँ के वीडियोस भी जब आप देखोगे तो आपको वो भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो नंबर सिस्टम में हमने देखा रियल नंबर्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। और इमेजनरी नंबर्स हमने 11th क्लास में समझे जिसमें आयोटा यूज़ होता था, वो सब आप लोगों ने पढ़े हुए। तो 2 टाइप के नंबर होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स के अंदर सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स में आते हैं। नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर मिलके क्या होते हैं, रियल नंबर्स। तो इसमें सारे के सारे नंबर्स आ गए। अब देखो यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को देखते हैं। अगर मैंने यहाँ से कोई भी वैल्यू मान लिया, मैंने, मेरे पास फंक्शन है x1, x2, x3, x4, इस तरीके के बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर होंगे। x1, x2 यहाँ पर क्यों बताया, हमको तो पता है कि रियल नंबर्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने नंबर ले लिया कुछ भी,
रियल नंबर में से कोई सा भी नंबर ले लिया, 1, 1/3, 5/7, ऐसे बहुत सारे नंबर्स रियल नंबर में होते हैं। तो अब हमको प्रूव करना है कि 1 भी है और ऑन टू भी है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करें? प्रूफ करने के लिए सिंपल सी एक बात है, मुझे बताओ कि अगर यहाँ से यहाँ से पे एक नंबर है x1 और यहाँ पर एक नंबर है x2, अगर ये 1 1 नहीं है तो ऐसा होना चाहिए कि इसका रिलेशन किससे हो जाना चाहिए? इधर किसी y से, ऐसा हो जाना चाहिए। अगर ये 1 1 नहीं है तो यानी x1 से भी y मिलना चाहिए, x2 से भी y मिलना चाहिए। तो ये कैसा हो जाएगा? 1 1 नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा? मैनी 1। तो हम यहाँ पर अगर अब इसको हमको प्रूफ करना है कि नहीं ये 1 1 ही है, तो हम ये प्रूफ कर दें कि x1 इज इक्वल्स टू x2, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1। बात क्लियर हुई आपको कि हो सकता है यहाँ पे कोई दो एलिमेंट हैं, लेट डोमेन हैज़ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स x1 एंड x2, उनकी इमेज कैसी है? सेम है y, तो वो कैसा हो जाएगा? मैनी 1। तो हम लोगों को ये दिखाना है कि वो 1 1 कब होगा? जब ये x1 इज इक्वल टू x2 होगा, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1। तो चेक करते हैं। देखो मैंने किया, सबसे पहले अपन ने x1 और x2 को मान लिया डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो किस में है? डोमेन के एलिमेंट है। तो देखो fx1 इज इक्वल टू, अपने पास फंक्शन होता है देखो fx इज इक्वल टू y। अब एक बार के लिए देखो रफ वर्क है ये, फेयर अपने को यहाँ पर करना है इस चीज़ को, ये आपको समझाने के लिए है। अब यहाँ पर मान लो मैंने दो एलिमेंट रखे x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a, दिस इज a, इससे बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो x1 और x2 को मैंने कहा कि fx1 इज इक्वल टू क्या हुआ? देखो y, अगर वो 1 1 नहीं है, और fx2 भी क्या हुआ? y। कोई दो एलिमेंट है जिनका एक ही चीज़, एक से ही रिलेशन आ रहा है y से, तो ऐसा होगा 100% होगा। अब इस y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ से क्या हो जाएगा? fx1 इज इक्वल्स टू fx2। यहाँ तक की बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो ये fx1 इज इक्वल्स टू fx2 आ गया। तो मुझे बताओ अगर fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है तो यहाँ से x1 इज इक्वल्स टू x2 होगा कि नहीं होगा? ये बात हमारी प्रूव हो गई। अगर fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है तो दो अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज का हुई। ये जो दोनों अलग अलग एलिमेंट हम सोच रहे थे, ये अलग अलग एलिमेंट नहीं है, दीज आर द सेम एलिमेंट्स। क्लियर हो गई बात? यही हमारे को यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखो fx1 इज इक्वल्स टू 1/x2 and fx2 is equals to 1/x1 and 1/x2। तो जब हमको पता है कि fx1 is equals to fx2 होगा, if it has not 1 1, अगर ये 1 1 नहीं है तो fx1 is equals to fx2 होगा। क्यों होगा? ये देखो अगर ये 1 1 नहीं है तो इस बात को देखो यहाँ पे लिख लो, अगर आपको ये बात अभी समझ में नहीं आई। if this function is not 1 1 is then fx1 is equals to fx2 होगा। क्यों होगा? ये देखो fx अगर 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होगा, मैनी 1 है तो fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा। तो क्या हो गया? fx1 इज इक्वल टू fx2। तो यहाँ से हमारे को पता लग रहा है कि x1 इज इक्वल टू x2। तो क्या दिख गया? इससे क्या पता लग गया? नहीं, ये तो फंक्शन कैसा है? वो जो हम x1 और x2 डिफरेंट एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं वो तो सेम ही है। तो सो फंक्शन इज 1 1। देखो दिमाग को थोड़ा सा कैलकुलेटिव और इस तरीके के बनाने की बात है, चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी कि अगर वो फंक्शन 1 1 नहीं है तो उस केस में मतलब उन दोनों का डोमेन जो कोडोमेन जो है वहाँ पे एक ही रिलेशन होना चाहिए ना। अब एक ही रिलेशन है तो वो दोनों फंक्शन भी तो इक्वल होगा तो x1 इज इक्वल टू x2 क्या, यानी कि हम जो अलग अलग एलिमेंट मान रहे थे वो अलग अलग नहीं है, वो एलिमेंट से सेम है। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि फंक्शन कैसा है? 1 1 ही है, क्योंकि every element of domain has a unique image। समझ में आ गई बात? तो इसलिए फंक्शन क्या है? कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है। यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज every element of domain have unique image।
क्लियर हो गया? फटाफट से स्क्रीनशॉट। हाँ ठीक है, तो 1 1 वाली बात क्लियर हो गई। अभी हमको इसको ये भी प्रूव करना है कि ये ऑन टू भी है। अब जब 1 1 के लिए हमको किसको देखना था? सिर्फ डोमेन को, कि डोमेन का एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। बट ऑन टू के लिए हमको किसको देखना होता है? को डोमेन को। ठीक है, तो देखो ये अगर मेरे पास ये फंक्शन हो गया y इज इक्वल्स टू 1/x, y इज इक्वल्स टू 1/x, तो मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि ये अपने पास में 1 1 है। अब ऑन टू के लिए हम लोग ये देखें कि क्या इस y की वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ से लें तो उसकी प्री इमेज x में अवेलेबल है या नहीं है, यानी कि इस वाले a में इसकी प्री इमेज अवेलेबल है या नहीं है। तो हमने क्या कहा, ये हमने क्या करी है यहाँ पर लेट कर लिया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो इसको लेट y इज इक्वल्स टू 1/x, ये अपना फंक्शन हो गया। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि x इज इक्वल्स टू 1/y, x इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो गया? 1/y। अब यहाँ पर वेयर, यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा अपने को, वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0। देखो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये फंक्शन कैसे होगा? अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमको दिख रहा है अब मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट करूं यहाँ से, रियल नंबर में से कोई सी भी y की वैल्यू लेते चले जाएं, तो वहाँ पे हमारे को डोमेन के अंदर उसकी प्री इमेज जरूर मिलेगी। ठीक है, वी हैव a unique pre-image in domain for this function। इस फंक्शन की हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज उधर मिलेगी ना अपने को, यूनिक मिले या नहीं मिले, लेकिन हमारे को एक इमेज मिलनी चाहिए फॉर दिस फंक्शन। सो इट इज ऑन टू। क्लियर हो गई बात? अब देखो उसने यहाँ पर इसका बी पार्ट कह दें हम लोग इसको, वो ए पार्ट मान लें। तो एक बात और कही है इसने, ये कह रहा है कि जो इसका डोमेन है, इसका डोमेन को आप लोग रिप्लेस कर दो नेचुरल नंबर से। ठीक है, डोमेन R इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर विद कोडोमेन बीइंग सेम। डोमेन को इफ डोमेन कौन सा होता है? ये वाला R स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n, देन अपने को बताना है क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर अगर मैंने डोमेन R को n से रिप्लेस कर दिया, n मतलब नेचुरल नंबर से अगर इसको अपन ने रिप्लेस कर दिया, तो देखो ये अपने पास में n आ गया और ये अपने पास में R आ गया। n मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक के, और R मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं 1 1/2 पॉइंट्स के, रूट्स के सारे नंबर यहाँ R में आ जाते हैं। तब क्या होने वाला है कि मैं अगर इस फंक्शन में f(x) इज इक्वल्स टू 1/x में, देखो f(x) इज इक्वल्स टू 1/x, x की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे रखो। देखो नेचुरल नंबर में से अगर मैंने 1 रखा, f(1) देन 1 मिल अपने को यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 1 मिल गया। अगर मैंने यहाँ से f2 किया तो 1/2 मिल गया, f3 किया तो अपने को क्या मिल गया? 1/3 मिल गया। यानी हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई एक इमेज हमरे को उसकी मिल जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन दिस केस, फर्स्ट केस, इन दिस केस every element of domain has a unique image। यानी हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वही देखो 1 1 हमारे को दिखाना है ना इस केस में भी, तो भी सेम वही कंडीशन है कि हम लोग क्या दिखाएंगे 1 1 के लिए हर बार कि f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), देन x1 इज इक्वल्स टू x2। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है, सो दिस फंक्शन इज 1 1।
यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अभी इसके सेकंड पार्ट की बात करें ऑनटो की, तब ऑनटो के केस में क्या होने वाला है, हमारे को यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। अब मैं इसी फंक्शन में अगर मैंने यही सेम y इज इक्वल टू 1/x कर लिया इसको अपन ने, तो x इज इक्वल टू 1/y कर दिया। अब देखो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर कौन से नंबर आने वाले हैं, मान लो 1/2 लिया मैंने, तो 1/2 लेऊंगा तब तो ठीक है कि मुझे यहाँ पर 1/2 से क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। उधर 1/2 का रिलेशन वहाँ किससे हो जाएगा, 2 से। लेकिन मुझे बताओ कि अगर मैंने यहाँ से नंबर ले लिया 3.5 ही ले लिया मान लो, तो √5 वहाँ कहाँ मिलेगा मुझे बताओ। यहाँ पे अगर मैंने y की जगह 1/5 ले लिया तो वो x में मिलने वाला है क्या, नेचुरल नंबर में तो नहीं मिलने वाला 1/5। समझ में आई बात आप लोगों को कि यहाँ पर से कोई नंबर अगर ये ले लिया तो इसका रिलेशन वहाँ किससे होने वाला है, वहाँ तो किसी से भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हमारे को समझ में आ रहा है इन दिस केस many values of codomain do not have pre-image in domain, so this function is not onto। किस केस में, इस वाले केस में जब डोमेन को रिप्लेस कर दिया नेचुरल नंबर से। इसके क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लो। अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन पूरा यहाँ पर हुआ है। इसका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन n to n में है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे को गिवन है। अब देखो n to n होने का मतलब क्या है, देखो हर चीज़ को जब हम इस तरीके से मैपिंग के थ्रू समझते हुए चलेंगे ना तो बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब ये फंक्शन क्या है, नेचुरल टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में हमारे को पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर्स हमारे को मिल जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले चेक करें कि ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिविटी दोनों चेक करनी है हमारे को। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन इसकी इंजेक्टिविटी की। तो देखो इंजेक्टिविटी में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जब n to n है और हमने यहाँ पर अगर लिया कुछ भी नंबर लिया x1 और x2 तो उसको तो वैसे ही शो करना है इंजेक्टिविटी के केस में तो कि x1 x2 बिलोंग्स टू n यहाँ से, तो fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि x1 इज इक्वल्स टू x2 हो जाएगा। तो कैसा हो गया, दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव। ये तो हुई लिखने का तरीका, एग्जाम में कैसे लिखना है। समझने का तरीका, बोले सर समझ में तो आया ही नहीं, ये तो आपने एक जो फिक्स तरीका है वो लिख दिया। समझो समझने में क्या है, देखो मैंने यहाँ से कोई भी एलिमेंट लिया 1 लिया, मुझे बताओ 1 के लिए 1 का स्क्वायर 1 से रिलेशन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा साहब। 2 का रिलेशन 4 से होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा साहब। 3 का भी होगा। मतलब मैं नेचुरल नंबर में से कोई सा भी नंबर उठा के रख दूँ यहाँ पर तो मुझे उसके लिए कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। तो इसलिए दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव। लिखना क्या है बोले मुझे, बोले लिखना यह है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ फंक्शन there is a pre-image, there is a unique image exist in where, domain or codomain, exist in codomain, so it is इंजेक्टिव। क्लियर हो गई बात, कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं होगा, ठीक है।
अब समझ में आ गया ये लिखने का तरीका, ये हमारी वैल्यू, इसको बताने का तरीका कि हमने क्या देख के इसको कहा। इसी का सेकंड पार्ट देखो। अब बात करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। अब मुझे बताओ यहाँ से अगर मैंने 4 को लिया यूज़ किया y में, तो मुझे इसकी 4 का रिलेशन तो 2 से मिल गया, लेकिन इस 3 का, 2 का, 6, 7, 8 मैनी वैल्यूज़ हैं। इन सब के लिए प्री इमेज है क्या वहाँ पर? वी डोंट हैव प्री इमेज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y. We do not have pre-image in domain for every value of y. For example, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू या बाइजेक्टिव। इसने बाइजेक्टिव बोला ना यहाँ पर, सर्जेक्टिविटी एंड बाइजेक्टिविटी चेक करनी है, तो नॉट बाइजेक्टिव। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट भी देखो इसका, कह रहा है सेकंड पार्ट में एफ जेड टू जेड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो एफ जेड टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, और फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर? अब की बार अपने पास क्या है, दोनों एन की जगह क्या है, जेड है। ये हमारे पास डोमेन, ये को डोमेन जेड जेड। इंटीजर में क्या होते हैं, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड इन इंटीजर। देन यहाँ पे सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं। फर्स्ट बात चेक करते हैं इसकी इंजेक्टिविटी। तो इंजेक्टिविटी के लिखना तो आपको यही है कि भाई फॉर ऑल, देखो अपने को दिख रहा है ना कि यहाँ पर मैं कोई सी भी वैल्यू इंटीजर में से उठा के यहाँ पे रखूँ तो हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई इमेज मिलेगी। ये यही बात लिखनी है। देखो इंजेक्टिविटी में तो सेम है, वही कहानी पूरी की पूरी कि x1 x2 बिलोंग्स टू z, एफ x1 इज इक्वल्स टू एफ x2 एंड x1 इज इक्वल्स टू x2। और ये पूरी की पूरी बात, ये जो पूरी बात है ना, ये वाली पूरी कहानी यहाँ पर आ जाएगी। तो अपने को दिख रही है, समझ में आ गई बात। अब सेकंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं इसकी। सेकंड वाला पार्ट भी क्या कह रहा है, देखो अब आप लोग देखो कि यहाँ पर हमको बहुत सारी वैल्यूज़ तो मिल जाएंगी, लेकिन वही सेम वाली बात आएंगी कि नेगेटिव वैल्यूज़ जो जैसे हम लोगों ने कुछ भी रखी या रूट वाली कोई भी वैल्यू रखी, उनके लिए हमको वहाँ पे कोई फंक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे हमारे को सेम कहानी यहाँ पर भी होगी, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज़ समझें कि सॉरी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू कितना होगा, देखो अंडर रूट y। अब अगर 4 मिला, 4 यहाँ पर लिया, तो 4 की प्री इमेज वहाँ पर क्या, देखो अब इंटीजर है हमारे पास में, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव सारे नंबर। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास 4 है, तो 4 के लिए यहाँ पर क्या होगा, -2 भी मेरे पास है और यहाँ पर 2 भी मेरे पास है। 4 के लिए क्या है, 2b और -2 भी है। हाँ देखा। अब इस क्वेश्चन से आपको सारी चीज़ क्लियर होगी कि ये जो बात हमने कही है ये बात सही है या नहीं है। अभी तक तो आपने जैसे मैंने देखा कि हाँ ये है, तो मैंने ये भी कह दिया। अब यहाँ पे चेक करो, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि ये बात अब यहाँ पर हमको लिखनी चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने तो जैसा कहा, बोले आप लोगों ने कहा कि हर बार ये उतारना है, तो अपन एग्ज़ाम में यही उतार देंगे, यही चीज़ यहाँ पर भी उतार देंगे। लेकिन उससे पहले क्या हर बार दिमाग को यूज़ ही नहीं करेंगे क्या, हम दिमाग को यूज़ भी तो करना है कि बोले हमको ये भी तो देखें कि ये वाला फंक्शन यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो 4 है, 4 की रिलेशन किससे हो रहा है, -2 से भी और 2 से भी। तो क्या 1 1 है क्या ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 1। समझ में आया। इसी बात को समझाना है तो अपने को इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, मैपिंग पे लेना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहली चीज़ तो यहीं पे अपन ने
मैंने चला के ये चीज़ गलत करा ताकि आपको बाद में इस चीज़ को समझा पाऊँ कि ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ से ही देखो अपने को ये फंक्शन 1 1 ही नहीं है, इस पे तो आपको बाद में आना है, लेकिन अभी इसको पहले समझाता हूँ, फिर आपको लास्ट में वो बात लिखनी है। क्लियर हुआ? देखो अब यहाँ से तो हमारे को पता लग गया कि हमारे को ऑन टू दिखाना है अगर, तो यहाँ पे क्या हर एलिमेंट, हर जो एलिमेंट है इसका कोडोमेन के एवरी एलिमेंट के लिए क्या वहाँ पर कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पर ये बात हम जरूर लिखेंगे, ये वाली पूरी बात कि वी डो नॉट हैव प्री इमेज इन डोमेन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई। ये पूरी बात हमको यहाँ पे लिखनी है। देखो ये पूरी बात, क्योंकि ये बाइजेक्टिव भी नहीं है, इज़ नॉट बाइजेक्टिव, ये बात यहाँ पे लिखनी है। लेकिन इस बात को आप लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अभी उसको और ढंग से समझेंगे। अब हमारे पास इसके लिए यहाँ पे मैं देखूँ तो अगर बताओ ये 3 है मेरे पास में यहाँ पर, तो ये √3 हो जाएगा सेम। उसके लिए वहाँ पर कोई वैल्यू नेगेटिव में तो है ही नहीं अपने पास में, तो ये सेम चीज़ें अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, यही वाली। क्लियर हो गया? अब इसकी बात करता हूँ। दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव, दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। क्यों? क्योंकि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। देखो -2 रखने पे 4 आ रहा है और 2 रखने पे 4 आ रहा है। fx1 इज इक्वल टू x2 तो है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। समझ में आ गया? क्यों क्यों नहीं है? बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ किसकी? x, देयर, सॉरी इसको हटा दूं एक बार, देयर इज नो, because for every value of x there is no pre-image exist in domain, so not कौन सा? इंजेक्टिव। क्लियर हुई क्या बात? इंजेक्टिव भी नहीं है और बाइजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है, इसको यहाँ पे नहीं लिखनी है। समझ में आ गया ना क्यों नहीं लिखनी है? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अब की बार हमारे को डोमेन और रेंज क्या, डोमेन और कोडोमेन क्या दे दिए? रियल नंबर्स। देखो पिछली बार वाली गलती हमको से सीखना है आप लोगों को, और वही गलती वापस से नहीं करना है। रियल नंबर टू रियल नंबर है, हमको पता है कि हम लोगों ने क्या सीखा है, सीखा तो यही है कि लिख दो fx1 इज इक्वल्स टू fx2, x1 इज नॉट इक्वल टू x1 इज इक्वल्स टू x2। लेकिन उसको पहले चेक तो कर लें अपन। ठीक है, चेक कैसे करना है आपको, ये चीज़ फिर से मैं समझा देता हूँ कि चेक कैसे करना है कि रियल नंबर टू रियल नंबर है। अब मुझे बताओ, ये मेरे पास फंक्शन है। अब मैंने मान लो f1 लिया, तो 1 का स्क्वायर क्या मिलने वाला है? 1। अगेन f-1 लिया तो क्या मिलने वाला है मुझे? अगेन 1। तो अपने को यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर कि -1 के लिए भी यहाँ पर क्या मिला मुझे? 1 से रिलेशन, और -1 के लिए भी क्या मिला? 1। समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन इंजेक्टिविटी की बात करें तो फॉर, पहले तो उसमें लिखते हैं अपन कि x1 x2 बिलोंग्स टू R, fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है कि नहीं है? फंक्शन fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है कि नहीं है? -1 के लिए भी यही आ रहा है, -1 रखूँ तब भी ये मिल रहा है और 1 रखूँ तब भी मिल रहा है। और यहाँ पे दिख रहा है x1 इज नॉट इक्वल टू x2। समझ में आ गया? तो अपने को एग्जाम्पल के यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि f-1 इज इक्वल्स टू f1, दोनों के लिए सेम वैल्यू है, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। समझ में आ गया? सो दिस फंक्शन is not इंजेक्टिव।
क्लियर हो गया। और आगे सेकंड पार्ट इसी का, बाइजेक्टिविटी चेक करें। बाइजेक्टिविटी के लिए क्या देखना है अपने को, बाइजेक्टिविटी के लिए देखना है कि इसके एवरी एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। फॉर एग्जांपल आप समझ लो, जैसे मैंने कहा कि प्री इमेज इसकी देखें हम लोग, इसी को हम लोग देख ले, 1 की प्री इमेज 1 है और 1 की प्री इमेज -1 भी है। तो अब कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ से लूँ, कोई भी नंबर लूँ, मुझे बताओ तो क्या सारे नंबर की प्री इमेज वहाँ पर है क्या? नहीं है। देखो अगर यहाँ से मैंने कोई नंबर लिया √2 या कोई भी और नंबर अगर अपन ने लिया, तो यहाँ पर अगर मैंने √2 रखा, √2 का स्क्वायर कितना मिलेगा मुझे? 2, यानी यहाँ पर 2 से, और यहाँ पे -√2, माइनस का √2 रखें तब भी 2 मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर्स लेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनकी प्री इमेज वहाँ पर नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयर आर मैनी elements in codomain which do not have pre-image in domain। ठीक है, डोमेन में उनकी प्री इमेज नहीं है, so it is not surjective। onto को सर्जेक्टिव बोलते हैं। शायद लास्ट क्वेश्चन मैंने बाय मिस्टेक उसको बाइजेक्टिव लिख दिया, आप लोग सर्जेक्टिव लिखना। बाइजेक्टिव हमको पता है 1 एंड onto बोथ फंक्शंस होते हैं तो बाइजेक्टिव होते हैं, इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से। इसका फोर्थ पार्ट देखो, फंक्शन n to n में हमारे को गिवन है और fx = x³। ठीक है, तो देखो ये नेचुरल नंबर और ये वाला भी n। अब fx = x³ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 कोई सा भी नंबर लूँ, उसका क्यूब करें। जैसे मान लो मैंने f1 लिया तो 1 का क्यूब 1 से मिल गया, 2 लिया तो 8 मिल गया, 3 लिया तो 27 मिल गया, यानी हर एलिमेंट अपने को यहाँ पर मिल रहा है। तो अपन लोग क्या कह सकते हैं, फर्स्ट वी हैव अ यूनिक एलिमेंट, वी हैव अ यूनिक एलिमेंट इन कहाँ पे मिलता है यूनिक एलिमेंट हमारे को? कोडोमेन for we have a unique element in codomain for every element of domain। क्लियर हो गई बात? सो इट इज इंजेक्टिव। सेकेंड वाला पार्ट देखो, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं और यहाँ पर भी नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 अप टू ये। अब इसकी एलिमेंट खाली रह गए कि नहीं लगे? 2 3 4, 2 का 1 का 1 मिल गया, 1 का रिलेशन 1 से हो गया, 2 का सीधा किससे हुआ? 8 से। इस बीच में अब ये 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे एलिमेंट्स कैसे रह गए जिनके वहाँ पर रिलेशन नहीं होंगे, ये वाले कोडोमेन के लिए। तो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग दिखा सकते हो यहाँ पर, जैसे अगर अपन ने ये fx y = x³ ले लिया, मैंने x³ रख लिया, तो अब देखो यहाँ पर x = कितना हो गया? y की पावर 1/3। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर मान लो 2 रखा तो 2 की पावर 1/3 x में नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर 1/3 क्योंकि नेचुरल नंबर में नहीं है। तो we do not have pre-image for many elements of codomain
सो इट इज नॉट सर्जेक्टिव। क्लियर हो गया? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। इसका फिफ्थ पार्ट देखो, ये हमारे पास f(z) to z है, तो ये देखो यहाँ पर ये z to z यानी इंटीजर टू इंटीजर। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, देखो मैं यहाँ पर कोई सा भी एलिमेंट लूँ z में, 1 लूँ, 2, 3, -1, -3, -50, कुछ भी, सबके लिए कुछ ना कुछ का क्यूब यहाँ पे हमारे को मिलेगा। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, वी हैव, देखो पहले तो आप लोग उस तरीके से लिख सकते हो, जब हमारे को पता है कि ये वाला 1 है, तो फर्स्ट कंडीशन तो आप लोग वही लिखेंगे कि x1 x2 बिलोंग्स टू z, f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) और x1 इज इक्वल्स टू x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब। ये वैल्यू रखी है इसकी अपन ने, तो यहाँ से क्या हो गया, x1 इज इक्वल्स टू x2। तो लिख देंगे फॉर एवरी एलिमेंट, एवरी वैल्यू, सॉरी एवरी एलिमेंट, हो गया, एवरी वैल्यू नहीं, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन we have a unique image, so it is इंजेक्टिव। अब देखो इसका अपोजिट सोचो आप लोग, जैसे x, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, देन x कितना हुआ, y की पावर 1/3। अब मुझे बताओ इंटीजर में से कोई भी नंबर अपन ने ले लिया, इंटीजर में से, इंटीजर क्या होते हैं, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, यहाँ पे भी वही नंबर है 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, और भी नंबर्स हैं। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी तो 2 की पावर 1/3 वहाँ नहीं मिलेगा, तो हमको वही बात लिख ली है, वी डू नॉट हैव प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, सो इट इज नॉट, कौन सा, सर्जेक्टिव। क्लियर हो गया? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और यहाँ तक की चीज़ों को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।